हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पैकिंग एफिशिएंसी तीनों पार्ट की कंप्लीट कर रखी है। बीसीसी अरेंजमेंट, एफसीसी अरेंजमेंट और सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, और साथ में कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, जिसमें हम लोगों ने एक फार्मूला D = ZM A क्यूब NA, इस फार्मूले का हमने पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर रखा है, जिसमें पता है D क्या है, डेंसिटी है, सबको पता है। Z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, M एटॉमिक मास, जिससे पूरा क्रिस्टल कंप्लीटली बना हुआ है, A एज लेंथ और Na एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं। मैंने इतना जरूर समझाया था कि डेंसिटी और A ये ग्राम पर सेंटीमीटर में होगी या किलोग्राम मीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब में होगी, और एज लेंथ जो भी होगी, इन दोनों की यूनिट को हमें एक साथ सेम रखना है। उसके बाद कैलकुलेशन और ऑनवर्ड्स को हमें लेने की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन थोड़ा सा A का क्यूब करना है, इसलिए पेशेंस के साथ करना आप लोग, क्योंकि यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं और आगे गड़बड़ी होने लगती है। इसके आगे हम बढ़ना चाहेंगे। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लेके चलूँगा, रेडियस रेशियो रूल। कभी कभी इस पर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है 1 मास का। उसमें करते क्या है, कैटायन और एनायन का रेडियस दे देते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैटायन का रेडियस ये है, एनायन का रेडियस ये है, और इसके बाद पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर या स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आ जाता है। आपके नीट में या जेईई मेंस में एग्जाम्पल से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए टेबल मैंने आप लोगों के सामने रखा है। थोड़ा इस चीज़ को समझा दें, फिर इसके अगले वाले टॉपिक पर चलेंगे। तो रेडियस रेशियो में कितना सिंपल सा पार्ट है, 4 पार्ट में पूरे कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। अगर कैटायन और एनायन का रेडियस निकाला जाए और 0.155 से 0.225 के बीच में अगर वैल्यूज आएंगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट आएगा, B2O3 उसका एग्जाम्पल है। अगर 0.225 से लेके 0.414 के बीच में अगर वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं, रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ZnS CuCl CuBr Cui BaS HgS, ये सब इसके पॉसिबल एग्जाम्पल्स हैं। अगर हमारा रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में अगर लाइज हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 आएगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और NaCl MgO NaBr CS कैल्शियम सल्फाइड CaS और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये पॉसिबल एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे लास्ट में 0.732 और 1 के बीच में अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 8 आएगी। क्यूबिक अरेंजमेंट होगा, CsCl CsBr TiBr और NH4Br, ये इसके एग्जाम्पल बनेंगे। तो हमारा ज़्यादातर फोकस इस रेडियस रेशियो के बेसिस पर है कि कैटायन एनायन का अगर रेडियस दिया गया है, पहले दोनों के रेशियो को देख लेना, दोनों की यूनिट देख लेना, सेम हो, ज़्यादातर ऑलमोस्ट सेम रहती भी है। उसके बाद आप रेशियो निकालना। रेशियो अगर किसी भी सिचुएशन में, 4 सिचुएशन हमारे सामने हैं, उसके बेसिस पर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके बेसिस पर पॉसिबल अरेंजमेंट शेप, और ये पॉसिबल एग्जाम्पल, ये इतना आप लोगों को समझना है। ये टेबल ऑलरेडी मैंने अपने नोट्स में बना रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। अब इसके आगे हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सॉलिड स्टेट का, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझना और अच्छे से इसको हम लोग क्लियर करेंगे। नोट्स में ये सब पॉइंट्स कवर हैं, बस आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है इसको। इजी टॉपिक है, एक बार अगर दिमाग में आप सेट कर लोगे तो हमेशा के लिए आपका एक परमानेंट कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसलिए आप लोग खूब अच्छे से इसको समझना, सभी लोग। थोड़ा हम इसकी तरफ मूव करेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे, इम्परफेक्शंस। imperfections in
सॉलिड्स। इम्परफेक्शन का मतलब सिंपली डिफेक्ट्स से है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स या कहा जाए डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, दोनों का मतलब सेम है। सबसे पहले अभी तक तो हमने सॉलिड के स्ट्रक्चर पर, सॉलिड के बाकी कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने सिचुएशन देखी, बाकी कॉन्सेप्ट को स्टडी किया। अब हम उसके इम्परफेक्शन पर आते हैं। आप सबको पता है कि जितने भी सॉलिड प्रोडक्ट हमारे हैं, स्पेशली क्रिस्टलाइन, एमॉर्फोस के अंदर कोई अरेंजमेंट होता ही नहीं, फिक्स ऑर्डर ही नहीं है। तो एमॉर्फोस की बात तो हमें कुछ करनी ही नहीं है। हमें स्पेशली करना क्या है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट की बात करनी है। जितने क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होते हैं उनमें फिक्स ऑर्डर है, डेफिनेट अरेंजमेंट है। लेकिन अगर कभी कहीं पर भी अरेंजमेंट में अगर डिसिमिलरिटी क्रिएट हो जाए या वहाँ पर अरेंजमेंट में कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाए तो इसको हम इम्परफेक्शंस का नाम देते हैं, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। बड़ा सिंपल टॉपिक है, आपको ध्यान से समझना है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड को। सबसे मेन चीज़ क्या देखा जाए, जितने भी क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट हैं वहाँ पर देखा जाए, हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड, और एमॉर्फोस के लिए पढ़ा था शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड का मतलब क्या, सिंपली एक लॉन्ग रेंज तक कैटायन एनायन का या एटम का या पार्टिकल का अरेंजमेंट पर्टिकुलर ऑर्डर में बना रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये सॉलिड बनते हैं तो प्रोसेस जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में अगर हम देखें तो सिचुएशन एकदम से अगर 0 केल्विन है, आप मान सकते 0 केल्विन। आपको पता है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का अपना थर्ड लॉ है, ये थर्ड लॉ स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स का है क्या, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ऑल मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज बिकम 0 इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हमारा 0 केल्विन पर, एब्सोल्यूट 0 क्या है, 0 केल्विन, इस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की जो या एटम की या आयन की काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ हैं, वाइब्रेशन, रोटेशन, मूवमेंट, सब आपस में वो सब के सब 0 हो जाएंगी। तो जब सब की सब वैल्यूज 0 हो जाएंगे तो उस केस में हमारा आइडियल क्रिस्टल प्रिपेयर होगा, उसके अंदर इम्परफेक्शन या डिफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन आपको सबको पता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जब भी कहीं पर होता है तो कभी भी ये 0 केल्विन पर होता नहीं। हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में कराते हैं, वहाँ पर देखा जाए टेम्परेचर का इफेक्ट आ सकता है, विंड का इफेक्ट आ सकता है, फॉरेन पार्टिकल का इफेक्ट आ सकता है, किसी भी सिचुएशन में इफेक्ट आ सकता है। और रिजल्ट क्या होगा कि हमारे सॉलिड के अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसी को हम इम्परफेक्शंस इन सॉलिड का नाम देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मान लिया जाए कि सॉलिड का पूरा एक, मान लो ये अरेंजमेंट है, सॉलिड एक ऑर्डर में अरेंज होते चले जा रहे हैं, हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए यहाँ पर जो एक लाइन सॉलिड की बननी चाहिए वो पूरी लाइन ही मिस हो जाए और इस जगह पर जो है अगली लाइन क्रिएट होने लगे, ऐसा कुछ बन सकता है किसी किसी प्लेस पर। तो ऐसे सिचुएशन को हम लाइन डिफेक्ट का नाम देते हैं। ये जो हमारे सामने डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है इसको लाइन डिफेक्ट का हम नाम देते हैं। ध्यान देना, अगर हमारे पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते चले जा रहे हैं, बीच में किसी किसी प्लेस पर कहीं कहीं पर यहाँ पर एटम को आना तो चाहिए था, लेकिन एटम वहाँ पर आकर के एडजस्ट हो नहीं पाया और वो प्लेस वैकेंट है, तो इसको हम लोग लाइन डिफेक्ट का नाम देते हैं। और ये लाइन डिफेक्ट अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को ऐसे डिफेक्ट पढ़ने हैं, ध्यान देना, जहाँ पर हो सकता है कि कोई पार्टिकल, जैसे देखा यहाँ पर पूरा एक कंप्लीट क्रिस्टल आप लोगों को दिख रहा है, ये कंप्लीट क्रिस्टल दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ से इस जगह पर एटम को आना तो चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एटम कह सकते हो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई एटम है ही नहीं। तो अब इसको हम पॉइंट डिफेक्ट का नाम देते हैं या इसी को एटॉमिक इम्परफेक्शन का नाम देते हैं। इसी डिफेक्ट को हमें डिस्कस करना है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एटम तो आ रहा है और ये जो इंटरस्टिशियल प्लेस हैं जो एटम के बीच बीच में दिख रहे हैं, चूंकि डायग्राम 2D है तो हम समझ सकते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्टिकल और आ गया, ये भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम एटॉमिक इम्परफेक्शंस या इसी को हम पॉइंट डिफेक्ट्स का नाम देते हैं। तो हमें लाइन डिफेक्ट तो डिस्कस नहीं करना है, हमें पॉइंट डिफेक्ट्स या एटॉमिक इम्परफेक्शंस को पढ़ना है। तो हम उसी टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, आप लोग अच्छे से समझना इसको। आगे की तरफ थोड़ा मूव किया जाए।
एटॉमिक इम्परफेक्शंस या पॉइंट डिफेक्ट्स की तरफ थोड़ा मैं बात करूं। इम्परफेक्शंस क्या होता है मैंने आप लोगों को समझा दिया पहले से ही। अब हम अगले पॉइंट पर आएंगे, एटॉमिक इम्परफेक्शंस, या इसी को हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स का भी नाम दे सकते हैं, या पॉइंट डिफेक्ट्स, या सिंपली जो डिफेक्ट वर्ड स्पेशली अपने को 12th क्लास में डिस्कस करना है वो इसी का डिस्कशन होना है। अब यहाँ पर देखिए डिफेक्ट्स 3 टाइप के होंगे। पहला जो डिफेक्ट हमारे सामने आएगा यहाँ पर, इस केस में देखा जाए हमारा जो डिफेक्ट्स तो आएगा, लेकिन इस केस में स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स में डिफेक्ट डेवलप होगा। मतलब डिफेक्ट्स इन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। कहने का मतलब क्या है, डिफेक्ट्स इन स्टैइकोमेट्री। अब स्टैइकोमेट्री होती क्या है, आपको पता है कैटायन और एनायन का एक रेशियो होता है। जैसे अगर हम NaCl को लेके चलें, आपको पता है कि 1:1 का रेशियो है। MgCl2 को लेकर के चलें 1:2 का रेशियो है। ऐसे ही जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट होते हैं, आयनिक हो या नॉन आयनिक हो, उनमें एटम का या आयन का एक रेशियो बनता है। अगर डिफेक्ट तो क्रिएट हो जाए लेकिन रेशियो में कोई रिलेशन, रेशियो जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रही है वो एज इट इज मेंटेन रहे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट का नाम देंगे। ध्यान रखना मेरी बात, डिफेक्ट्स इन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल, डिफेक्ट तो क्रिएट होगा लेकिन स्टैइकोमेट्रिक रिलेशन, कैटायन एनायन का रेशियो या एटम का रेशियो या जो भी हमारे क्रिस्टल में रेशियो क्रिएट हुआ है पार्टिकल का, वो रेशियो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम डिफेक्ट्स इन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल का नाम दे देंगे। सेकंड नंबर पर देखा जाए, यहां पर हम लोग डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैइकोमेट्रिक का नाम देंगे। नॉन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। अब इस केस में क्या है, देखने से क्लियर हो रहा है कि नॉन स्टैइकोमेट्रिक वर्ड यूज हुआ है। मतलब डिफेक्ट्स तो होगा, डिफेक्ट्स भी क्रिएट होगा, साथ में जो कैटायन एनायन का या पार्टिकल का रेशियो है उस रेशियो में भी डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर कैटायन एनायन के रेशियो में डिफेक्ट क्रिएट हुआ है या उनके नंबर में डिफेक्ट्स क्रिएट हो रहा है या पार्टिकल के रेशियो में रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसको हम डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल का नाम दे देंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत आसान चीज़ है। अभी हम एक एक करके और आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पहले 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पर देखा जाए इम्प्योरिटी डिफेक्ट का हम नाम देते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स का नाम देते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है कि हमारे क्रिस्टल के अंदर कोई इम्प्योर या कोई ऐसा एक्स्ट्रा पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल और एंट्री कर जाएंगे जिसकी वजह से हमारे क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम देते हैं। एक चीज़ मैं आपको अभी से भी समझा दूं कि डिफेक्ट्स इन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल हो या डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल का कोई कॉन्सेप्ट हो या इम्प्योरिटी डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट हो, हमेशा हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट के बाद भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही बना रहेगा, कभी उस पर चार्ज क्रिएट नहीं होगा अगर हमारा क्रिस्टल आयनिक नेचर का है। तो हम उसी पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, डिफेक्ट कोई भी हो हमें हमेशा किसी भी क्रिस्टल पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको ध्यान से समझना है। हमारे पास एटॉमिक इम्परफेक्शन में देखो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। डिफेक्ट्स इन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स, जहाँ पर डिफेक्ट तो होगा लेकिन कैटायन एनायन का रेशियो या पार्टिकल के रेशियो में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले डिफेक्ट पर हम आएंगे। अगर हमारा डिफेक्ट तो क्रिएट हो रहा है लेकिन कैटायन एनायन के रेशियो में या पार्टिकल के रेशियो में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसको हम नॉन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल का नाम दे देंगे। और अगर उसमें कुछ इम्प्योर सब्सटेंस और ऐड हो गए और डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम दे देंगे। तो हमारे सामने ये 3 डिफेक्ट आपको समझने हैं। अब एक एक करके सबसे पहले हम डिफेक्ट्स इन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल को लेके चलेंगे, फिर डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स को लेके चलेंगे और सबसे लास्ट में इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को हम लेकर के यहाँ पर चलेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम एक एक करके आगे बढ़ना चाहेंगे और इनकी तरफ मूव कर रहे हैं।
सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को लेकर के चलेंगे, डिफेक्ट्स इन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल। यहां पर फर्स्ट पॉइंट, डिफेक्ट्स इन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल्स, इसकी बात हम लोग करेंगे। इसमें देखा जाए हमारे पास 4 टाइप के डिफेक्ट आएंगे। वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड नंबर पर देखा जाए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड नंबर पर स्टैकोमेट्रिक, थर्ड नंबर पर देखा जाए SCHOTTKY शॉर्ट की डिफेक्ट, और फोर्थ नंबर पर फ्रैंकेल FRENKEL फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। ये हमारे पास 4 डिफेक्ट हैं। पहले नंबर बता दो, ये दोनों जो डिफेक्ट्स आएंगे ये नॉन आयनिक में आएंगे, नॉन आयनिक क्रिस्टल में, और ये जो हमारा डिफेक्ट्स है ये आयनिक क्रिस्टल में अराइज होगा। आयनिक क्रिस्टल्स में अराइज होंगे। सबसे बड़ी बात तो आपके सामने ये समझना है, ये जो पहला वाला डिफेक्ट है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ये देखो डिफेक्ट्स इन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल में हमारे पास 4 डिफेक्ट्स हैं। वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, शॉर्ट के डिफेक्ट्स, फ्रैंकेल डिफेक्ट्स। इसमें ऊपर के दोनों डिफेक्ट्स नॉन आयनिक क्रिस्टल्स में हैं और नीचे के दोनों डिफेक्ट्स आयनिक क्रिस्टल्स में हैं। अब जरा इसको एक एक करके हम समझा दें आप लोगों को। जैसे मान लिया जाए वैकेंसी डिफेक्ट को सबसे पहले लेके चलते हैं। मान लिया जाए कोई हमारे पास ये क्रिस्टल है, ज़्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे बॉल बना लेते हैं एटम को या आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए। थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना दूं आपको समझाने के लिए, जैसे कि आप आसानी से इसको समझ सको। देखो 1 2 3 4 ऐसे हम देखो बॉल बना रहे हैं। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास एक एटम को आना तो चाहिए, लेकिन वो एटम देखा जाए इस जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ये वाला एरिया देखा जाए वैकेंट बना हुआ है, नॉन आयनिक क्रिस्टल है, और इस जगह पर देखा जाए वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इसी को हम नाम देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। नॉन आयनिक में बनेगा, ध्यान देना। सबसे बड़ी बात क्या है, ये पूरा हमारा क्रिस्टल का अरेंजमेंट है। आपको पता है मैं 2D डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में 3D इमेजिन करने की जरूरत है। हमेशा 3 डायमेंशनल आप लोग इसको इमेजिन करना, क्योंकि 3D इमेजिनेशन से ही अपना काम बनने वाला है। तो पूरा डिफेक्ट देखो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर डिफेक्ट्स क्या है, हमारे एटम देखो या पार्टिकल हमारे अरेंज होते चले गए। इस जगह पर हमें पार्टिकल का जो पोजीशन आनी चाहिए थी वो पार्टिकल यहाँ पर आया ही नहीं, और पूरे क्रिस्टल में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, क्रिस्टल का पार्ट ही नहीं है। ये स्पेस पूरी तरह से वैकेंट है, इसलिए इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट का नाम देते हैं। ध्यान देना, क्योंकि ये एरिया एटम के थ्रू ऑक्युपाई तो हुआ नहीं, लेकिन पूरा क्रिस्टल का वॉल्यूम एज इट इज बना हुआ है। नंबर कम हो गया, मास कम हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट होगा इससे डेंसिटी डिक्रीज होगी। ध्यान देना मेरी बात, डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, उनका नंबर कम हो जाएगा। नंबर कम होने से उनका मास कम हो जाएगा, और अगर मास कम होगा तो सीधा सा कॉन्सेप्ट मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, सबको पता है। इसलिए वैकेंसी डिफेक्ट से डेंसिटी डिक्रीज करेगी। दूसरे नंबर पर देखा जाए अपने एनसीईआरटी में एक बड़ी अच्छी सी लाइन दी गई है कि अगर हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो आप इसका भी ध्यान रखना। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन बन जाए किसी भी आयनिक नॉन आयनिक क्रिस्टल को अगर हम हीट करेंगे तो कैसे डिफेक्ट्स क्रिएट होंगे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होगा क्रिस्टल को अगर हम इसको हीट करेंगे तो। इतना ध्यान रखना है। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ क्या है, नॉन आयनिक क्रिस्टल के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल दोनों आएंगे। तो वैकेंसी की बात हो गई पूरी तरह से, साइट वैकेंट है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर हम क्रिस्टल को हीट करेंगे तो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होगा। अब हम इसके आगे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे। सेकंड नंबर के डिफेक्ट की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहूंगा मैं।
अब देखना वैकेंसी डिफेक्ट में हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आएंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये भी डिफेक्ट हमारे लिए बड़ा अच्छा सा डिफेक्ट्स है। ये देखा जाए, नाम ही है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। यहाँ पर देखो पूरा अरेंजमेंट हमारे एटम का देखो अरेंज होता चला जाएगा, ऐसे अरेंजमेंट हमारा बनता चला जाएगा। एटम एटम के अरेंजमेंट में ये जो हमारे एटम के बीच में पोजीशन आती है, ये वाली पोजीशन, इसको हम इंटरस्टिशियल प्लेस का नाम देते हैं, जो बीच बीच में देखो क्रिएट हुई है। तो होगा क्या कि इस प्लेस पर देखा जाए एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पर भी आकर के एडजस्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पर एक अरेंजमेंट जो हमारे पार्टिकल का होना है वो तो है ही, साथ में इस प्लेस पर या कहीं और देखा जाए जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ये भी एटम के थ्रू कवर हो जाएंगे या हमारे पार्टिकल के थ्रू कवर हो जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसे डिफेक्ट को देखो हम इस प्लेस को इंटरस्टिशियल प्लेस का नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल पोजीशन का नाम देते हैं, और उस पोजीशन पर हमारे एक्स्ट्रा एटम आकर के सेट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्टिकल आकर के सेट हो रहे हैं। नॉन आयनिक क्रिस्टल का ध्यान रखना हमेशा, नॉन आयनिक क्रिस्टल में ही ये कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन क्रिएट होगी। तो रिजल्ट क्या होगा, आपको देखने से लग रहा है कि इस सिचुएशन में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम उनका नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ेगा तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से डेंसिटी इंक्रीज होगी, आपके सामने दिख रहा है, और पार्टिकल कहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ रहा है, जो कि इसके मास को इंक्रीज कर देगा, मास को बढ़ाएगा। तो आप लोगों को इस डिफेक्ट्स में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इजी टॉपिक है और आसानी से ये कॉन्सेप्ट सबके दिमाग में होना चाहिए। इससे डेंसिटी इंक्रीज होगी, जैसा कि आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे, उनका मास बढ़ेगा, और मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, इस डिफेक्ट का इफेक्ट ये आएगा। तो अब अपना इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, लेकिन सबसे मेन चीज़ वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल दोनों नॉन आयनिक क्रिस्टल में ही बनेंगे, आयनिक क्रिस्टल में ये क्रिएट नहीं होंगे, यह आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अब हम इसके आगे थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। अब हम तीसरे नंबर पर चलेंगे, नॉन आयनिक तो हमने डिस्कस कर लिया, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहूँगा मैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझना। अब हमारे पास थर्ड नंबर का जो डिफेक्ट्स है देखा जाए, ये शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं, ये दोनों आयनिक के लिए हैं, आयनिक क्रिस्टल्स में। शॉर्टकी डिफेक्ट में सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कैटायन और एनायन का रेशियो लगभग सिमिलर होता है, कैटायन एनायन का जो रेडियस का रेशियो है या कैटायन एनायन के साइज का रेशियो लगभग सिमिलर है, तो उस केस में शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। ऐसे डिफेक्ट बनाने के लिए जैसे देखो 1 2 3 4 हम लोग क्या करते हैं, 5 बॉल यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। इससे हमारा बेनिफिट क्या रहता है कि स्ट्रक्चर हमारा देखो यहाँ पर आसानी से बन जाता है। 4 लाइन आप लोग बना लिया करो, पूरी बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए आयनिक कंपाउंड हमारे पास है, यहाँ देखिए A+ B-, A+ B-। अब A+ तो अगला नंबर देखो B- का आएगा, तो A+ के नीचे कौन आ रहा है, B-। इस तरह से जब 5 बॉल हम लोग बनाते हैं या 3 बॉल बनाएंगे, उससे क्या होगा कि अपने को रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव आयन को आना तो चाहिए, लेकिन पॉजिटिव आयन पूरे क्रिस्टल से अलग है, इस पूरे क्रिस्टल में है ही नहीं। यहाँ पर देखो B-, फिर A+, B-, अब A+ नीचे देखो B- आ रहा है, अब B- बाद देखो फिर A+, B-। अब यहाँ पर देखा जाए A+, इस जगह पर B- को मतलब निगेटिव आयन को आना चाहिए, लेकिन निगेटिव आयन ना आकर के ये जगह पूरी वैकेंट रहेगी। A+, देन B-, A+, B-, A+, B-। अब आपको देखने से ही लग रहा है कि ये वाला जो प्लेस है, इस प्लेस पर पॉजिटिव आयन को आना चाहिए था और यहाँ पर नेगेटिव आयन को आना चाहिए था। तो सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन देखा जाए पूरे क्रिस्टल से मिस हैं, क्रिस्टल से अलग हो गए पूरी तरह से। और ये ज़्यादातर S ब्लॉक एलिमेंट्स के जो सॉल्ट होते हैं, NaCl है, KCl है, NaBr है, ये इस तरह का सिचुएशन उनमें क्रिएट होती है। क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि जितने भी S ब्लॉक एलिमेंट्स के कैटायन होते हैं उनका जो रेडियस है वह एनायन के ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसलिए अगर कैटायन एनायन का रेडियस सिमिलर है और साथ में अब कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू ज़्यादा है,
तो उस केस में सॉल्ट के डिफेक्ट क्रिएट होंगे। अब आपको देखने से लग रहा है कि सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो कि क्रिस्टल से मिस हैं, इसलिए रेशियो जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो एज इट इज बनी रहेगी। डिफेक्ट क्रिएट हो गया है, इसलिए हम इसको डिफेक्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल का नाम दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर देखा जाए, शॉर्टकी ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट का नाम दे रहे हैं। साथ में चूंकि सेम नंबर में कैटायन एनायन मिस हैं, इसलिए क्रिस्टल पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा। दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम देखा जाए कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एटम है पूरे क्रिस्टल में कहीं पर भी नहीं है, क्रिस्टल से बाहर है पूरे के पूरे, क्योंकि यहाँ पर एटम को आयन को आना चाहिए था लेकिन वो आकर के सेट ही नहीं हुए हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये तो हमारा एक शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल रहा, ध्यान रखना। NaCl, KCl, KBr ये सब एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल AgBr का है, सिल्वर ब्रोमाइड, जिसके अंदर शॉर्टकी और फ्रैंकिल दोनों डिफेक्ट आएंगे। अभी फ्रैंकिल के साथ तो डिस्कशन मेरा होगा, लेकिन अभी आप ध्यान से समझना कि जितने S ब्लॉक एलिमेंट्स के सॉल्ट्स हैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करेंगे। क्यों? क्योंकि कैटायन एनायन का रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर है और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू उनकी ज़्यादा है। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए, और कैटायन एनायन का रेडियस अगर सिमिलर है तो उस केस में शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिएट होंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट बनेंगे। ये तो हमारा आयनिक डिफेक्ट का थर्ड पार्ट था, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे, फ्रैंकिल डिफेक्ट की तरफ थोड़ा आना चाहेंगे। तो जरा देखना, फ्रैंकिल डिफेक्ट बिल्कुल एक सिंपल सा डिफेक्ट है, आसानी से भी सबकी क्लियर हो जाएगा, सबको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी देखा जाए बड़ा एक सिंपल सा डिफेक्ट है। यहाँ पर क्या होना है, सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रैंकिल डिफेक्ट शो होगा वहाँ पर जहाँ पर कैटायन और एनायन के रेडियस में डिफरेंस होगा। कैटायन स्मॉल साइज का होगा, एनायन लार्ज साइज का होगा, साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कम आएगी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर लोअर आएगा। और ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे देखो AgCl है, ZnS है, AgBr है, ये सब फ्रैंकिल डिफेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब फ्रैंकिल डिफेक्ट से के रिलेटेड एग्जाम्पल्स में आएंगे। इसमें देखो क्या होगा, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5, मैंने कहा ना 5 बॉल्स हम लोग बनाएंगे समझने के लिए, और 4 लाइनें हम लोग इसमें बनाते हैं। इससे क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा सा बनता है और समझाना आसान हो जाता है अपने लिए। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं AgCl को लेके चलूँ, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Cl माइनस। अब यहाँ पर Ag प्लस को आना तो है, लेकिन Ag प्लस जो कि स्मॉल साइज का कैटायन है और कोऑर्डिनेशन नंबर लोअर है, इसलिए ये यहाँ से खिसक करके यहाँ पर सपोज करो इस इंटरस्टिशियल प्लेस पर देखा जाए, ये सिल्वर आयन यहाँ पर पहुँच गया, Cl माइनस Ag प्लस Cl माइनस, 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 Ag प्लस Cl माइनस। यहाँ पर हम AgCl ना लग करके AB भी लिख सकते हैं, जैसा हम चाहें कवर कर सकते हैं। अब ये देखो, क्योंकि यहाँ पर हमारा कैटायन स्मॉल साइज का था, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका लोअर था, इसलिए डिसलोकेट होकर के ये इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाकर के देखो सेट हो गया। इसलिए इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट का भी नाम देते हैं, क्योंकि कैटायन अपनी जगह से डिसलोकेट हुआ है। एनायन की साइज तो लार्ज है, इसलिए एनायन अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होगा। कैटायन की साइज स्मॉल है, कोऑर्डिनेशन नंबर लोअर है, इसलिए कैटायन बड़े आसानी से अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होकर के इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाकर के सेट हो जाएगा। तो ऐसे डिफेक्ट में देखो, जितने नंबर कैटायन के हैं उतने नंबर एनायन के ऑलमोस्ट पूरे पूरे मेंटेन हैं, इसलिए डिफेक्ट तो है लेकिन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स में आएंगे पूरी की तरह से। चूंकि कैटायन अपनी जगह से डिसलोकेट हुआ है, क्रिस्टल से बाहर नहीं हुआ है, इसलिए पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा, कोई इस पे प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। कहने का मतलब सिमिलर सिचुएशन बनेगी। और दूसरे नंबर पे देखा जाए डेंसिटी, चूंकि कैटायन अपनी जगह से डिसलोकेट हुआ लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं हुआ,
इसलिए एटम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए डेंसिटी सेम बनी रहेगी। डेंसिटी ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी। शॉर्टकी के अंदर देखा जाए डेंसिटी डिक्रीज हुई थी क्योंकि वहाँ पर सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन पूरे क्रिस्टल से मिस होकर के क्रिस्टल से बाहर हो गए थे। तो ये सिचुएशन हमारे सामने जो है ये फ्रैंकल डिफेक्ट में आएगी। AgBr एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट AgBr क्रिस्टल में अवेलेबल हैं। ये इसलिए केवल इसलिए अवेलेबल हैं क्योंकि AgBr का जो साइज रेशियो है ये कंपेरेबल है, लगभग सिमिलर है, इसलिए दोनों डिफेक्ट साथ में। इसका देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर लोअर है, इसलिए साइज सिमिलर होने के नाते कैटायन एनायन की शॉर्टकी डिफेक्ट और लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर होने के नाते फ्रैंकल डिफेक्ट, इसलिए AgBr में दोनों टाइप के डिफेक्ट मिलेंगे। तो अब ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है, डिफेक्ट्स इन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल। आप लोग इसको अच्छे से समझना और अच्छे से करना। अब हम इसके आगे सेकंड नंबर पर आते हैं। सेकंड नंबर भी देखो बड़ा अच्छा सा एक डिफेक्ट है, हम लोग डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल, इसकी तरफ मूव करेंगे। डिफेक्ट्स इन सेकेंड पॉइंट, नॉन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल्स। डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल, मैंने भी आपको क्या समझाया कि डिफेक्ट्स तो होगा और साथ में स्टैकोमेट्रिक वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। कैटायन एनायन का रेडियस का जो कैटायन एनायन का जो नंबर है उसमें भी चेंजेस आएंगे, इसलिए हम इसको डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल का नाम देते हैं। इसमें दो कंडीशन क्रिएट होती हैं। एक तो कंडीशन देखा जाए, पहला पॉइंट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और सेकंड पॉइंट जो हमारे सामने आता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये दोनों डिफेक्ट देखा जाए नॉन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल के पार्ट हैं। तो सबसे पहले मैं मेटल एक्सेस की बात करूंगा, दूसरे नंबर पे मेटल डिफिशियंसी की बात करूंगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। यहाँ पर दोनों कंडीशन को हम एक एक करके लेके डिस्कस करते हैं। पहले कंडीशन में देखा जाए, मान लो कि ये हमारा NaCl का क्रिस्टल है, ध्यान देना मेरी बात। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में 1 2 3 4 5, मैंने आपको समझाया ना कि 5 बॉल अपने को यहाँ पर समझानी है। 5 बॉल लेकर के पूरे स्ट्रक्चर को हमें बनाना है। स्ट्रक्चर बनाना आसान रहता है, समझाना आसान रहता है, हर तरह से सिमिलरिटी बनी रहती है हमारे सामने। यहाँ पर देखिए मैंने Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ये हमारा एक क्रिस्टल है, परफेक्ट NaCl का क्रिस्टल है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों का नंबर सेम है। अगर हम इस क्रिस्टल को सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट करें, समझना मेरी बात, सोडियम के एटमॉस्फेयर में अगर हम इस क्रिस्टल को हीट करें, तो जब सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट करोगे तो सोडियम क्या होगा, जैसे सरफेस पर आकर के यहाँ पर देखिए सोडियम आकर के सेट हो जाएगा, मतलब सरफेस पे सोडियम आकर के एक दिन कलेक्ट हो जाएगा। सोडियम का सबको पता है मेल्टिंग पॉइंट लोअर है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट समझाने के लिए हमें समझाना क्या है, अब जरा देखो, ये सोडियम चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर है, आसानी से मेल्ट हो जाएगा और बड़े आसानी से अब सोडियम आयन, यहाँ पर देखो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। Na+, इलेक्ट्रॉन देखो बाहर हो गया। ये कंडीशन पहले नंबर पर क्या होगा, सोडियम के वेपर में अगर NaCl क्रिस्टल को हीट किया जाए, सोडियम का वेपर, सॉलिड स्टेट नहीं, सोडियम का वेपर में अगर इसको NaCl को हीट किया जाए, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना। ऐसे केस में क्या होगा कि पहला काम क्या होगा कि सोडियम इस NaCl के क्रिस्टल पे आकर के कह सकते हो कि एड्जॉर्ब हो जाएगा। एड्जॉर्ब होने के बाद सरफेस पे आकर के कलेक्ट हो जाएगा।
चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर है इसलिए मेल्ट होगा, और चूंकि आयनासन एंथैल्पी भी लोअर है इसलिए कैटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब इस कैटायन को देखा जाए अंदर से कहीं से, मान लो कि ये वाला Cl जो हमारा है, ये देखा जाए Cl यहाँ से देखो बाहर खिसक जाएगा, ऐसे यहाँ से बाहर डिफ्यूज हो जाएगा Cl, और ये Cl यहाँ पर देखो, यहाँ पर जा करके इस Na+ के साथ ये Cl मिल करके और क्रिस्टल का पार्ट बना देगा Na+ को, और साथ में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन Na+ के बनने से रिलीज हुआ था वो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर आकर के सेट हो जाएगा। ध्यान देना फिर से, ये NaCl के क्रिस्टल को हमने क्या सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट करना शुरू कर दिया। जब NaCl क्रिस्टल को सोडियम के एटमॉस्फेयर में आप हीट करोगे तो पहला काम क्या होगा, सोडियम का एटम सरफेस पे आकर के एड्जॉर्ब हो जाएगा। एड्जॉर्ब मतलब सरफेस पे आकर के कलेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे चूंकि मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का लोअर है, मेल्ट होगा, आयनासन एंथैल्पी लोअर है, इसलिए ये सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। सोडियम आयन जैसे ही बनेगा तो अंदर क्रिस्टल से Cl- किसी प्लेस से डिफ्यूज होकर के सरफेस पे आकर के Cl- इस Na+ के साथ मिलकर के इस Na+ को इस क्रिस्टल का पार्ट बना देगा, और साथ में Na+ बनने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो इलेक्ट्रॉन देखो इस जगह पे आ जाएगा। अब आप जरा देखो, अभी तक हमारा पूरा परफेक्ट क्रिस्टल बना था, अब इस क्रिस्टल में Na+ का नंबर Cl- के रिस्पेक्ट में ज्यादा हो गया, तो क्या नाम हमने दिया था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और जैसे ही मेटल एक्सेस हुआ तुरंत स्टैकोमेट्रिक वैल्यू चेंज हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसीलिए नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट में ये सिचुएशन कंसीडर होगी। साथ में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो रिलीज हुआ है इसको हम एफ सेंटर का नाम देते हैं। एफ सेंटर एक वर्ड है फॉर डेंजर जोन, इसको कलर सेंटर का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो इस जगह पर है ये बड़े आसानी से एनर्जी थोड़ी सी विजिबल लाइट से गेन करेगा, एक्साइटेड डीएक्साइटेड एक्साइटेड डीएक्साइटेड होगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इस पूरे क्रिस्टल को कलर आएंगे, इस पूरे क्रिस्टल को कलर मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप लोग थोड़ा इसका ध्यान रखना, क्रिस्टल कलर्ड होगा और NaCl का क्रिस्टल येलो कलर इम्पार्ट करेगा। इस पॉइंट को समझना ध्यान से, येलो कलर। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि NaCl का क्रिस्टल सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट किया जाए तो येलो कलर क्यों इम्पार्ट करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। आप इस चीज को फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो। यही सेम कंडीशन क्या है यहाँ पर, अगर LiCl का क्रिस्टल होगा और लिथियम के वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करोगे तो उस केस में देखा जाए वहां पर जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो सिचुएशन स्पेशली वहां पर जो क्रिएट होगी वो उसका पिंक कलर ऑप्ट होगा, क्योंकि LiCl का क्रिस्टल देखो ये पूरा पूरा बना हुआ है। यहाँ पर लिथियम क्लोराइड आएगा, लिथियम के एटमॉस्फेयर में हीट करोगे लिथियम का आयन बनेगा, अंदर से Cl- जाकर के लिथियम और क्लोरीन को अपना पार्ट बना देगा, और Cl- जहां जाएगा वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन आके सेट हो जाएगा। तो वो लिथियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेट होगा, एफ सेंटर क्रिएट होगा, वहां पर पिंक कलर क्रिएट होगा। अगर आप KCl का क्रिस्टल लेके चलिए, यहाँ ध्यान रखना NaCl का जो क्रिस्टल है ये येलो कलर इम्पार्ट करेगा, येलो कलर का होगा, एफ सेंटर जो बन रहा है। अगर LiCl है ये पिंक कलर का होगा, और अगर KCl है तो वायलेट कलर का होगा। तो आपको कभी इन कलर के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक सिंपल सा केस है। और जरा देखना यहाँ पर क्या हुआ कि जो सोडियम आयन या लिथियम आयन या क्लोराइड आयन, ये पोटेशियम आयन के इंक्रीज होने से जो यहाँ पर कैटायन का नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन एनायन का नंबर तो बढ़ा नहीं, तो सिचुएशन क्या आ गई, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये समझने की जरूरत है। तो एक तो देखा जाए मेटल एक्सेस डिफेक्ट इस वजह से क्रिएट होगा, अगर आप लिथियम क्लोराइड को लिथियम के एटमॉस्फेयर में, लिथियम के वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करिए, सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर के एटमॉस्फेयर में हीट करिए, और पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के एटमॉस्फेयर में आप हीट करिए, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी, मेटल एक्सेस कंडीशन बनेगी। अब इसमें एक कंडीशन और क्रिएट होती है, जरा मैं उसकी बात कर लूं। दो वजह से, एक तो देखा जाए ये इनकी सिचुएशन थी। अब एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन इसमें बनता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के लिए, आप लोग ध्यान देना। अगर हम ZnO क्रिस्टल को हीट कर दें स्ट्रांगली तो इस केस में Zn++ क्रिएट होगा, ऑक्सीजन जो है O2 गैस बनकर के बाहर हो जाएगी।
इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा यहाँ पर। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, वही सेम कंडीशन, 5 बॉल आप लोग बनाइए जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, और 4 लाइन में हमने इसको बनाना है अपने को, 5 बॉल। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या कंडीशन है देखा जाए, Zn प्लस प्लस O माइनस माइनस, 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 प्लस प्लस O माइनस माइनस, Zn प्लस प्लस O माइनस माइनस। पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपने इसी तरह से देखो बना डाला। ये हमारा जिंक ऑक्साइड का एक परफेक्ट क्रिस्टल देखो क्रिएट हुआ है। अब जब आप जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हीट करोगे तो हीट करने से हो क्या रहा है कि जिंक आयन तो देखो एज इट इज यहाँ पर बना हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखो O2 बन करके बाहर हो गया, और साथ में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है। अब क्या होगा कि जितने नंबर में O2 यहाँ से ऑक्सीजन गैस बन करके स्केप हुआ है, उतने नंबर में हमारा जिंक आयन नेगेटिव आयन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसका नंबर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, मेटल एक्सेस। लेकिन यहाँ पर हमने मेटल बाहर से एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया, बल्कि अंदर से एनायन जो था वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सिस्टम से बाहर हो गया। अब क्या होगा कि जो नया रीएडजस्टमेंट होगा, सपोज कर लीजिए कि जहां कहीं से भी हमारा ऑक्सीजन जाएगा उस जगह पर तो हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, और जो एक्स्ट्रा Zn आयन रहेंगे वो देखो इंटरस्टेशियल साइट में आकर के सेट हो जाएंगे। ध्यान देना फिर से, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को अगर हम हीट करेंगे तो Zn प्लस प्लस आयन हाफ O2 और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन यानी O माइनस माइनस का नंबर O2 बनने की वजह से देखो डिक्रीज हो गया, तो मेटल का नंबर कैटायन का नंबर बढ़ गया, इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और स्टैकोमेट्री जो 1:1 की थी वो देखो चेंज हो गई, इसलिए नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पर बना। अगला इम्पैक्ट क्या होगा, जहां पर जैसे मान लो इस वाले पोजीशन से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन O2 बन करके बाहर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन देखो इस जगह पर आ जाएंगे। लेकिन जो इसके रिस्पेक्ट में Zn प्लस प्लस एक्स्ट्रा हुआ है वो किसी किसी इंटरस्टिशियल साइड में देखो यहाँ पर Zn प्लस प्लस एक्स्ट्रा करके सेट हो जाएंगे। अब क्या कंडीशन दिख रही है कि पूरा जो जिंक और ऑक्सीजन का रिलेशन है वो तो बनेगा, लेकिन जितने रेशियो में ऑक्सीजन O2 बन करके जाएगा उसी रेशियो में Zn प्लस प्लस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और जो Zn प्लस प्लस एक्स्ट्रा हो जाएंगे वह इंटरस्टिशियल साइट में आकर के सेट हो जाएंगे, और जहां से ऑक्सीजन रिलीज होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यही इलेक्ट्रॉन देखा जाए फिर वही सेम कंडीशन है, कलर सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ZnO देखा जाए, जो हमारा ZnO का क्रिस्टल है ये तो वाइट रहेगा स्पेशली, लेकिन जब इसको हम हीट कर देंगे तो जो नया ZnO का क्रिस्टल बनेगा ये येलो कलर का बनेगा। एक बार क्वेश्चन स्पेशली आपके एनसीईआरटी में आपके बोर्ड में पूछ लिया गया था कि व्हेन वी हीट जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल इट इम्पार्ट येलो कलर। येलो कलर का क्यों बन रहा है, देखो जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल तो परफेक्ट क्रिस्टल है, लेकिन जब इसको हीट करोगे तो ऑक्सीजन O2 बन करके बाहर हो जाएगा, लेकिन जहां से ऑक्सीजन लिबरेट होगा वहां पर देखो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यही इलेक्ट्रॉन कलर सेंटर हैं, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइटेड होंगे, डी एक्साइटेड होंगे और विजिबल फील्ड से एनर्जी ले लेंगे। और जब डी एक्साइटेड होंगे तो डी एक्साइटेड होने के बाद जब एनर्जी इमिट करेंगे, एनर्जी बाहर निकालेंगे, तो जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रिलीज करेंगे उस कलर के नजर आएंगे। तो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल तो वाइट है, लेकिन स्ट्रांगली हीट करने के बाद येलो कलर क्यों इम्पार्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपके सामने है। ये तो एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, हमें लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़ा आसान टॉपिक है और इसी गोइंग आप लोगों को क्लियर होना चाहिए इस केस में। अब हम थोड़ा सा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पर आ जाए। बड़ा अच्छा सा टॉपिक है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इजी टॉपिक है। इस केस में ज्यादातर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा, नाम से क्लियर है कि मेटल की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयन जो है वो इस तरह के सॉल्ट, इस तरह के डिफेक्ट शो करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहेंगे, एग्जाम्पल देखो, एक तो हम FeO का ले सकते हैं, NiO का ले सकते हैं। देखो परफेक्ट क्रिस्टल क्या 1:1 के रेशियो में रहेगा,
लेकिन रियल में जो FeO का रेशियो बनता है 0.93 से लेके 0.96 O, इस रेशियो का क्रिस्टल बनता है। और यही सेम कंडीशन निकिल की भी आती है, यहाँ पर 0.9392 से लेकर के 0.96 O, इस रेशियो तक का क्रिस्टल बनता है। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में Fe का जो नंबर है ये कम आएगा, तभी तो जाकर के देखो ये 1 से लोअर वैल्यू आ गई। तो इसीलिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और मेटल के अलग होने से जो चार्ज कह सकते चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा, वो Fe2+ के बजाय 3+ चार्ज गेन कर लेगा, या Ni2+ के बजाय 3+ चार्ज गेन कर लेगा। थोड़ा सा इसका डिस्कशन करूं, स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊं। जैसे ये FeO का क्रिस्टल में बनाऊंगा 1 2 3 4, एक और बनाता हूं, 5 क्रिस्टल अपने को बनाने हैं। ये तो आप लोगों के सामने एग्जाम्पल तो आ ही गया था, समझ लिया आप लोगों ने। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जरा देखिए FeO की बात अगर मैं करूं, Fe2+ O माइनस, 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 O माइनस। अब इस जगह पर जो Fe2+ को आना चाहिए, मतलब Fe को आना चाहिए, वो Fe इस जगह पर पोजीशन ऑप्ट नहीं करेगा। O माइनस, Fe2+ O माइनस, Fe2+ O माइनस, Fe2+ O माइनस, ये हमारा क्रिस्टल है। अब यहाँ से चूंकि Fe जो एक Fe अलग हुआ है, तो Fe चूंकि 2+ चार्ज वाला अलग हुआ है, तो इसी में पूरे क्रिस्टल में कहीं 2 पॉइंट पर Fe2+ के बजाय 3+ चार्ज गेन कर लेंगे। जैसे मान लो इस Fe ने 2+ के बजाय 3+ चार्ज गेन कर लिया, तो एक तो इसका प्लस यहाँ देखो एडजस्ट हो गया, और मान लिया जाए कि इस Fe ने 2+ के बजाय एक चार्ज और गेन करके 3+ चार्ज क्रिएट कर लिया। तो क्या दिख रहा है आपके सामने, डिफेक्ट तो हुआ, मेटल का नंबर कम हो गया इसलिए मेटल डिफिशियंसी, स्टैकोमेट्रिक वैल्यू 1:1 चेंज हो गई इसलिए नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट। कंडीशन क्या हो रही है, लेकिन पूरा का पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, कैसे है, क्योंकि यहाँ से Fe2+ अलग तो जरूर हुआ है, लेकिन इस पोजीशन पर Fe2+ के बजाय 3+ चार्ज इसने गेन कर लिया, तो एक तो प्लस यहाँ कवर हो गया, और दूसरा इस जगह पर Fe2+ के बजाय 3+ चार्ज इसने गेन कर लिया, तो एक Fe देखो इस पॉइंट पर कवर हो, एक चार्ज यहाँ कवर हो गया, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा। तो ये सेकंड डिफेक्ट है मेटल एंड डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल। पहले हमने मेटल एक्सेस की बात करी, अब हम मेटल डिफिशियंसी की बात हम लोगों ने कंप्लीट करी। यही कंडीशन निकिल में भी क्रिएट होगी। अगर निकिल ऑक्साइड का लेके चलेंगे तो जहां से Ni++ मिस होगा तो वहां तो वैकेंट कंडीशन बन जाएगी, लेकिन 2 पॉइंट पर Ni2+ के बजाय 3+ चार्ज गेन कर लेगा। तो ये सिचुएशन चूंकि वेरिएशन केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पॉसिबल है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट के क्रिस्टल ये डिफेक्ट शो करते हैं। अब सबसे लास्ट में हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, वो भी हम लोग कवर कर लें, डिफेक्ट का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको समझना, बड़ा सिंपल टॉपिक है, ये भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देखो नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर हमारे क्रिस्टल में किसी दूसरे क्रिस्टल की इम्प्योरिटीज आएंगी। जैसे बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, NaCl के अंदर देखा जाए हमारे पास SrCl2 स्ट्रोंशियम की इम्प्योरिटी आ जाए, या AgCl में CdCl2 की इम्प्योरिटी क्रिएट हो जाए, तो ये हमारे सामने देखा जाए इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, थोड़ा इसको ध्यान से आप देखना। जैसे मान लो ये NaCl का क्रिस्टल है, ये हम लोगों ने बना रखा है, ये सिचुएशन देखो हमारे सामने क्रिएट होगी, और उस NaCl के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड है,
तो जरा देखा जाए, यहाँ पर भी Cl माइनस है, यहाँ पर भी Cl माइनस है, तो नेगेटिव आयन तो दोनों में सेम है। यहाँ पर Ag में भी देखो Cl माइनस है, CdCl2 Cl माइनस, नेगेटिव आयन दोनों में सेम है। लेकिन पॉजिटिव आयन यहाँ पर ये +1 चार्ज का है, ये +2 चार्ज का है। तो जितने पॉइंट से Na+ हटेगा, तो 2 पॉइंट से अगर Na+ हटेगा तो 1 पॉइंट पर हमारा स्ट्रॉन्सियम सेट होगा, तो पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा और साथ में डिफेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। इसी को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट का नाम देते हैं। इधर देखिए, आपने अगर ले लिया Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। अब देखो इस पॉइंट से Na+ को हमने रिप्लेस कर दिया, Cl-, Na+, Cl-, Cl-। और इस पॉइंट से मैंने Na+ को रिप्लेस कर दिया, और इस पॉइंट पर देखा जाए, अब 2 पॉइंट से Na+ अलग हुआ, लेकिन एक पॉइंट पर देखो हमारा स्ट्रॉन्सियम 2+ चार्ज वाला आ गया। तो अब जरा सोचो, जब स्ट्रॉन्सियम 2+ वाला चार्ज यहाँ वाला प्रोडक्ट आ गया, तो पूरा क्रिस्टल देखो इस इम्प्योरिटी की वजह से क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो गया। दूसरा डिफेक्ट क्या बना, चूंकि स्ट्रॉन्सियम पर 2+ चार्ज है, इसलिए 2 कैटायन अगर Na+ का रिप्लेस होगा तो 1 पॉइंट तो स्ट्रॉन्सियम से कवर होगा, लेकिन 1 पॉइंट वैकेंट रहेगा। तो ये सिचुएशन हमारे सामने पूरा पर देखो, डिफेक्ट तो आया, इम्प्योरिटी की वजह से आया, क्योंकि दोनों में नेगेटिव आयन सेम है, इसलिए नेगेटिव आयन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेगेटिव आयन एज इट इज बने रहेंगे। पॉजिटिव आयन Na+ जो है 2 पॉइंट से Na+ अलग होगा, तो 1 पॉइंट पर स्ट्रॉन्सियम आकर 2+ चार्ज वाला आ जाएगा, पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिचुएशन बनी रहेगी। लेकिन इस पॉइंट पर देखो डिफेक्ट क्रिएट हो गया, और यहाँ पर कैटायन के, एक्स्ट्रा कैटायन के आने की वजह से डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, स्ट्रॉन्सियम के आने की वजह से। वही कंडीशन देखो AgCl में बनेगी। अगर AgCl का पूरा क्रिस्टल है, इसमें आप कैडमियम क्लोराइड को मिला दीजिए एज ए इम्प्योरिटी, तो जहाँ कैडमियम आएगा 2 पॉइंट से Ag+ अलग होगा, तो 1 पॉइंट पर हमारा कैडमियम आकर के सेट हो जाएगा और 1 पॉइंट हमारा वैकेंट रहेगा। तो ये जो हमारे सामने सिचुएशन है, ये हमारी इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। अब आपके सामने पूरे जो हमारे पास सिलेबस में डिफेक्ट वाले पॉइंट थे, डिफेक्ट्स इन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल, डिफेक्ट्स इन नॉन स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर बना है, लेकिन पूरा डिफेक्ट्स एक साथ कवर है। आप लोग इसको अच्छे से देखना, नोट्स बढ़िया से पढ़ना, समझना। 100% डिफेक्ट वाले क्वेश्चन इतने से जरूर कवर होंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रखो, और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जा करके आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना।